तो चलिए आज का काम शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आरबीआई हैज मेड सम चेंजेस टू द मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेल पेमेंट systems recently. Which among the following was designed as a system wide important payment system यानी कि स्विफ्ट। आरबीआई ने अभी अभी फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में पेमेंट सिस्टम में छोटे मोटे बदलाव किए हैं और उन बदलावों के ऊपर निगरानी रखने के लिए उसने इनमें से कौन से सिस्टम का सहारा लिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एनपीसीआई। चेक करें। यस, द राइट आंसर इज एनपीसीआई। अब मुझे जरा दो चीजें बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। हाँ, कितने दोस्तों को आईएफएससी का फुल फॉर्म मालूम है? ये आपको इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। आरआरबी का इंटरव्यू हो चाहे क्लर्क का इंटरव्यू हो, इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में आते ही हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? इंडियन फाइनेंशियल, नोटबुक निकाल के लिखते चलिए प्लीज, सिस्टम कोड। किसी चेक में आपको नीचे आईएफएससी का कोड दिखाई देगा। कोई बता सकता है आईएफएससी कोड कितने डिजिट्स का होता है? प्लीज जरा जल्दी बताइए, कमेंट थ्रेड में लिखना जरा कितने डिजिट्स का होता है। आई शैल टेल यू, 11 डिजिट का होता है। इंटरव्यू में कभी किसी ने पूछा तो बात याद रखना, आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और ये 11 डिजिट का एक नंबर होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। RBI has proposed to set the age limit of chief executive officers यानी कि CEO and whole time directors यानी कि WTDs of bank to dash year। RBI ने अभी अपने नए एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर्स की अपर एज लिमिट अब फिक्स कर दी जाएगी। तो वो कितने साल पे फिक्स की गई है? याद रखना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 70 ईयर्स। चेक कर लें एक बार। यस, दैट्स द राइट आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो 70 ईयर्स है ये क्या है? ये अपर एज लिमिट है दोस्तों, लोअर एज लिमिट नहीं, अपर एज लिमिट है। मतलब इसके बाद तो आगे आप रह ही नहीं सकते। हाँ, यहाँ एक और जानकारी आप सबको देनी है कि टोटल 10 ईयर्स ये भी फिक्स किया गया है। टोटल 10 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन ये फिक्स किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि आप होल टाइम डायरेक्टर या एज अ सीईओ आप हैं और आप कंपनी के प्रमोटर हैं, तो बावजूद इसके कि आप 70 साल के हैं या नहीं हैं, अगर आप उस पद पर 10 साल से हैं तो 10 साल से आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं। अगर आप 70 साल से कम भी हैं लेकिन आपको WTD और सीईओ की पोजीशन पर एज अ प्रमोटर ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं तो तब भी आपको वहां से हटना पड़ेगा। क्लियर है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। Which private sector bank has launched Insta Flexi Cash, an online overdraft facility for its salary account customers? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इनमें से कौन से बैंक ने शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई। एक बार देख लें। यस, आईसीआईसीआई। ओके, चलिए जरा मुझे हेडक्वार्टर बता दीजिए इन चारों के यहीं काम कर ले हम, जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म, मुंबई में। आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और लास्ट है आरबीएल, आरबीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी मुंबई में। तो सबके हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक का है पुणे में, राइट। हाँ, आईसीआईसीआई के सीएमडी कौन है दोस्तों? जरा उनका नाम भी बता देना मुझे। संदीप बख्शी। नहीं पता है तो लिख लीजिए, पता है तो मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। राइट, क्लियर हुआ? आप सबके लिए एक होमवर्क, जरा मुझे कमेंट थ्रेड में बताना ओवरड्राफ्ट म्हणजे काय। प्लीज लेट मी नो ओवरड्राफ्ट मतलब एग्जैक्टली क्या, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट। ओके, एक लाइन में लिखना, बहुत सारा ज्ञान मत देना वहां पर, और बिल्कुल विकिपीडिया से कुछ कट कॉपी पेस्ट करके मत लगा देना। आप अपने मन से लिखिए, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, 2 लाइन का आंसर लिख दीजिए बस, 1-2 लाइन का। आगे बढ़ते हैं।
India, along with 12 other countries, led the verified initiative launched by the United Nations to fight misinformation about COVID-19. What is the theme of verified? दोस्तों आपको पता है दुनिया के 12 देश अभी ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ एक बीड़ा उठाया है कि कोविड-19 के अगेंस्ट जो सोशल मीडिया पे अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है उन सबको रोकना है। तो उसमें ये वेरीफाइड इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है। तो उसका थीम क्या है? बहुत अच्छी चीज है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइंस सॉलिडारिटी एंड सॉल्यूशन। साइंस सॉलिडारिटी एंड सॉल्यूशन। सारे दोस्तों को यहां पर मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां देने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला, ये जो वेरीफाइड इनिशिएटिव लिया गया है ये इनिशिएटिव लिया है यूएनडीजीसी द्वारा। आपको एक लाइन के लिए ये सवाल भी पूछा जाएगा, यूएनडीजीसी। तो यूएनडीजीसी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस, ये तो पता ही है सबको। डीजीसी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि ये जो वेरीफाइड इनिशिएटिव लिया गया है ये किसके द्वारा लिया गया है, तो बोलना यूएनडीजीसी, राइट। और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 12 कंट्रीज। मैं सिर्फ इनिशिएटिव बता रहा हूं कौन कौन सी। ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाटविया, देन लेबनन, देन मॉरिशस, मैक्सिको, नॉर्वे, स्वीडन एंड साउथ अफ्रीका। अब आप बोलेंगे सर ये तो 13 कंट्रीज हो गई। तो इंडिया के अलावा 12 और, ये इसके बोलने का मतलब है। इंडिया प्लस 12 और, तो टोटल कितने हो गए? 13 नेशंस। याद रहेगा आपको। वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना और फिर से सारी कंट्रीज एक बार ठीक से सुन लेना। आगे बढ़ते हैं। Fabry Eye developed by Vehance Technologies have been set up to ensure contactless entry. Which zone of railways set up Fabry Eye? Fabry Eye नाम की एक नई टेक्नोलॉजी शुरू की गई है, एक नई सर्विस शुरू की गई है जिसमें लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने में ये काम आएगी रेलवे स्टेशन पे। तो ये किसने शुरू की है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल रेलवे। देख लें एक बार। यस, द राइट आंसर इज सेंट्रल रेलवे। रेलवे की 3 अलग अलग सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। ओके, एक के पीछे एक मैंने सारे सेशंस में कवर की है। एक बार रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले रेलवे ने एटमा नाम की एक सर्विस शुरू की थी। इसका मतलब है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ये कोविड-19 को ध्यान में रखने के लिए बनाई गई थी। दूसरा, मैंने अभी पिछले सेशन में ही कवर किया था कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन एक सर्विस शुरू की गई है जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है। और तीसरी अभी ये फैब्री आई, ये शुरू की है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको आना ही है, इसीलिए प्लीज इस सेशन की एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। Name the device which was launched by Minister of State, Ministry of Home Affairs, G. Kishan Reddy, which kills viruses and other germs by sterilizing, sanitizing and disinfecting in large areas. सही जवाब है यहाँ पर जर्मी बैन। ओके, एक नई सर्विस शुरू की है सैनिटाइजेशन के लिए, नाम है उसका जर्मी बैन। ओके, यहाँ याद रखने लायक बात यह है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स कौन है? जी किशन रेड्डी। और वैसे होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। वो तो आप सब जानते ही हैं, राइट। आंसर एक बार चेक कर लें। यस, जर्मी बैन। आगे बढ़ते हैं। The World Blood Donor Day was observed every year on June 14. What is the theme of World Blood Donor Day 2020? ब्लड डोनर डे का इस बार का थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेव ब्लड सेव लाइव्स। सेव ब्लड सेव लाइव्स। दोस्तों, ब्लड से रिलेटेड आपको एक शानदार जानकारी दे देता हूं, किसी इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएगी। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 720 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। ओके, और इनमें से केवल 40% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड एकदम प्योर है। अब ब्लड प्योर है का मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, या जिनका खून एकदम साफ है। तो ये 40% लोग ही ऐसे हैं जो डोनेट कर सकते हैं ब्लड, राइट। आने वाले दिन में खून की जबरदस्त कमी दुनिया में देखी जा सकती है
और ऐसे में जिंदगियां बचाना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत सी कंपनियां अब सिंथेटिक ब्लड जैसी चीजों पर भी काम कर रही है, यानी कि मानव द्वारा कृत्रिम पद्धति से बनाया गया ब्लड। लेकिन इससे पहले कि विज्ञान इसमें कुछ कर पाए, ये बात आप समझ लीजिए कि ये बहुत महंगा रहेगा, हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आप एक अच्छे बिना नशा करने वाले इंसान हैं, अगर आप स्वस्थ हैं और आपका वजन भी ठीक ठाक है, तो आपको जरूर रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर मैट पुरी हैज passed away at 90. He played from which country? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। 1951 से लेकर 1958 तक इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेली, टेस्ट मैचेस वगैरह खेले, राइट। और अभी अभी 90 इयर्स के एज में 11 जून के आसपास की बात है, इनका निधन हुआ, राइट। तो ये याद रखना आप, आंसर एक बार देख लें। यस, आगे बढ़ते हैं। ये वैसे राइट हैंडेड बैट्समैन थे और ऑफ स्पिन बॉलर थे। सुरक्षा सैलरी अकाउंट हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ एमएसएमई सेक्टर? सुरक्षा सैलरी अकाउंट ये कौन से बैंक ने शुरू किया है एमएसएमई सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए? सही जवाब है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एक सैलरी अकाउंट बना दिया है, जिसके थ्रू एमएसएमई सेक्टर में जितनी कंपनीज आती हैं वो अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकते हैं, राइट। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नए बच्चों जरा प्लीज एक बार रिवीजन करना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ओके। और इस एंटरप्राइज के मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब कौन है? मिनिस्टर साहब का भी नाम याद रखना, बड़े फेमस नागपुर के मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये हैं भारत के एमएसएमई मिनिस्टर, राइट। क्लियर हो गया? ऑल राइट। जाने से पहले आपको एक होमवर्क और दे दें इस क्वेश्चन में। ये तो एमएसएमई मिनिस्टर हो गए, राइट, नितिन गडकरी। मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताइएगा, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई कौन है? आई रिपीट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई कौन है? कमेंट्स थ्रेड में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। Question number 10. Name the organization which has launched a multi-location claim settlement facility to settle online claims from any of its regional offices across the country. यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्लेम सेटलमेंट के लिए आपके अकाउंट में से पीएफ तो कटेगा ही जब आपको सैलरी मिलेगी और जब आपको नौकरी लग जाएगी। अब इसका क्लेम सेटलमेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फैसिलिटी शुरू हुई है। ऑल राइट। हाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम बड़ा अच्छा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कई बार आपको एसएससी रेलवेज में ये सेम क्वेश्चन हिंदी में भी मिलता है, इसीलिए कुछ कुछ चीजों का मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको पता है ये जो ईपीएफओ होता है और जिसमें से हमारे सैलरी में से ये जो अमाउंट कटता है, आज के डेट में ये अमाउंट सरकार के पास जो जमा हुआ है, जिसे हम एयूएम अमाउंट कहते हैं, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जानते हैं दोस्तों कितना है? 11 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। कई बार ये सुनने में आता है कि इसका मिस मैनेजमेंट भी हो जाता है, राइट। तो ये जानने जैसी बात है, राइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। Feedback call centers on public dash has been launched by Union Minister of State of Personal Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh. Okay. Feedback on call centers on public dash. सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, grievances. What do you mean by grievances? Grievances का मतलब होता है शिकायतें, शिकायतें, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है कि कॉल सेंटर बनाए गए हैं पब्लिक की शिकायतों के लिए, ओके। और किसने बनाया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जवाब जरा चेक करें। यस, द राइट आंसर इज ग्रीवेंसेस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Name the application which has been launched in over 500 CGST and customs office across India by the chairman of CBIC to automate the internal office procedure of Central Board of Indirect Taxes and Customs. सबसे पहले तो ये CBIC का फुल फॉर्म जरा ध्यान से देख लो।
ये है सीबीआईसी का फुल फॉर्म, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट। अब सवाल ये है कि हमें उस एप्लीकेशन का नाम बताना है, तो यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ई ऑफिस। चेक करें एक बार। यस, द राइट आंसर इज ई ऑफिस। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड to guide the responsible development as well as use of artificial intelligence. Okay, एक इनिशिएटिव लिया गया है इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स द्वारा, ताकि डेवलपमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स चेक किया जा सके ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो क्या है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस तरह के सवाल जब समझ में नहीं आते तो आपको वो वर्ड को जरा सर्च कर लेना चाहिए। अब मैं आपको एकदम साधारण एक आम इंसान की भाषा में समझा देता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत बार आते रहेंगे, तो एक बार का आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखिए, सिंपल सी बात है, जब मशीनों को समझ दे दी जाती है कि क्या करना है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू, तो उससे इंसानी भाषा में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी कूलर के पंप को यह पता हो कि पानी एक लेवल पे भर जाने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है, उसमें एक सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया है या उसमें कोडिंग कर दी है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मॉल में अगर आप गए और आपने वॉश बेसिन के नीचे हाथ रखा और अचानक से पानी आने लगा, हाँ, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीनों को दी गई इस समझ को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेम द फॉर्मर लोकसभा एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फाउंडर ऑफ जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक हु पास्ड अवे रिसेंटली। अभी अभी जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के जो फाउंडर थे, उनकी 4 दिन पहले की बात है, उनकी मृत्यु हुई। उनका नाम क्या है? नासिक में उनकी मृत्यु हुई है, नाम है माधवराव पाटिल। ओके, बसवराज माधवराव पाटिल। ये कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 63 इयर्स के थे, नासिक में इनकी डेथ हुई। और 13वीं विधानसभा, महाराष्ट्र की 13वीं विधानसभा में ये एमएलए रह चुके हैं। ओके, ये ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं, लेकिन 7 नवंबर 2019 के बाद इनको रिप्लेस कर दिया गया, ये इलेक्शन हार चुके थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, on which day the United Nations observes International Day of Family Remittances every year to recognize the contribution of over 200 million migrants to improve the lives of their 800 million family members back home? सही जवाब है 16 जून। अब ये सवाल को जरा मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूं। एक दिवस मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, राइट। फैमिली रेमिटेंसेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ, यदि मान लीजिए आपका घर इंडिया में है और आपका कोई एक रिश्तेदार या फिर आपका बेटा, भाई, जो भी, वो इंडिया के बाहर रहता है, वहां पर जॉब करता है और वहां से हर महीने आपको वो पैसे भेजता है अपने देश में, तो ये जो पैसे वो भेज रहा है, इस अमाउंट को रेमिटेंस बोला जाता है, राइट। तो इसके ऊपर ये सवाल है और सही जवाब है 16 जून। आंसर जरा चेक कर लें। यस, दैट 16 जून। आपको ये समझ में आया या नहीं? इंग्लिश के वोकैबुलरी में भी आपको इस वर्ड का बहुत काम पड़ेगा, इसलिए याद रखना। देन नेक्स्ट, IGX is the first nationwide online delivery-based gas trading platform which was launched by Union Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan. IGX stands for, IGX का फुल फॉर्म है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब ये गैस के ऊपर बनाया गया है तो हमारा फुल फॉर्म भी गैस वाला ही होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन गैस एक्सचेंज, राइट। और भारत के पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वैसे मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं, स्टील मंत्रालय भी इनके ही पास है, स्टील मिनिस्ट्री भी इनके ही पास है, तो आप ये बात भी जरा याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द इंडियन शेफ, रसोइया, who has won the New Zealand's first virtual chef competition
क्वालिटी न्यूजीलैंड culinary कप 2020 रिसेंटली, अभी अभी एक कंपटीशन हुई थी, वर्चुअल कंपटीशन यानी कि इंटरनेट पे ऑफ कोर्स, और उसमें यानी क्वालिटी न्यूजीलैंड culinary कप 2020 का अवार्ड रखा गया था। करीबन करीबन इसमें 100-150 के आसपास एंट्रीज आई थी। तो उसमें किस भारतीय को यह अवार्ड मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंगद सिंह राणा। अंगद सिंह राणा, राइट। अच्छा, आपको एक मजेदार चीज बताऊं, इसमें जो जज थे, बॉयज को पता होगा, वो जज हैं न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन स्टीफन फ्लेमिंग। आपको ये नाम याद है कि नहीं, स्टीफन फ्लेमिंग? हाँ, ये लेफ्ट हैंडेड तूफानी बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के, और बाद में ये चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कोच भी रह चुके हैं स्टीफन फ्लेमिंग। ये इसमें जज थे, ये इकलौते जज नहीं थे, और भी इनके साथ 3-4 जजेस थे। तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, 50,000 रुपए का पुरस्कार भी इसमें था। आगे बढ़ते हैं। Who authored the biography of Dadabhai Naoroji titled Naoroji Pioneer of Indian Nationalism? ये एक बायोग्राफी लॉन्च हुई है दादाभाई नायरोजी की, नायरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के ऊपर। तो ये किसने लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दीनियर पटेल। ऑलराइट, ये आंसर आप जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ये बुक्स और ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को प्लीज इग्नोर ना करें। हाँ, इस क्वेश्चन में भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। दादाभाई नायरोजी भारत के अर्ली नेशनलिस्ट में से एक रहे। दादाभाई नायरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब ने भारत की आजादी के लिए जबरदस्त संघर्ष किया, कड़े प्रयास किए, राइट। दादाभाई नायरोजी ने लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए एक ड्रेन थ्योरी बनाई थी, और वो लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ या ब्रिटिशों के अत्याचार के खिलाफ ये ड्रेन थ्योरी समझाते थे। मुझे आप में से किसी एक से इसके ऊपर कमेंट्स थ्रेड में आंसर चाहिए, इनकी ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या था? दादाभाई नायरोजी की ड्रेन थ्योरी दरअसल क्या थी? आप सिर्फ 1 या 2 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, देखते हैं कितने लोगों का इतिहास स्ट्रांग है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। UNCTAD has released the World Investment Report 2020 to rank countries on the basis of FDI received by each of them in 2019. What is the rank of India in the list? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी देश के अंदर आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस मामले में 2019 की एक रिपोर्ट आई है। तो उसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 9वां। वी आर एट नंबर 9। इंप्रूव हुआ है, 10वें से 9th रैंक पर आ गए हैं। लेकिन ओवरऑल साउथ एशिया में जो इन्वेस्टमेंट आया है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। इसका साफ साफ असर आपको समझ में आ ही रहा होगा। कोविड-19 के आने के बाद इन्वेस्टमेंट काफी हद तक कम हुआ, और उसके बाद देखते ही देखते, और 2020 का तो ये बहुत ही खराब आने वाला है। भारत को एफडीआई इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ करना पड़ेगा। विदेश से आने वाले इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कभी किसी ने पूछा तो याद रखना 3 चीजें होती हैं। एक होता है एफडीआई, दूसरा होता है एफआईआई, और तीसरा होता है एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बात याद रहेगी? बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ, जाते जाते यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म भी जरा बता दीजिए। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं, शब्दों को ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? हु इज द एसजी सेक्रेटरी जनरल? उनका नाम है मिखाई, MIKHASI, सॉरी, मिखासी कितुई। मिखासी कितुई। भैया, लेट अस रेस्पेक्ट द नेम एज दे आर। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा आंसर चेक करके। यस, दैट्स 9। आगे बढ़े। Government has recently set up the feedback call center on public grievances to seek feedback from individual citizens on citizen satisfaction regarding the COVID-19 grievances resolution system. The initiative has been launched by government in collaboration with, ये जो सरकार इनिशिएटिव ले रही है कोविड-19 ग्रीवेंसेस का, तो वो किसके साथ उसका इनिशिएटिव हुआ है? कोलैबोरेशन। सही जवाब है बीएसएनएल,
भारत संचार निगम लिमिटेड, एक डूबती हुई सरकार की नाव जिसको सरकार ले देकर अभी भी संभालने की कोशिश कर रही है। ओके, BSNL। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When will the 93rd Oscars be held? ऑस्कर अवार्ड, 93rd ऑस्कर अवार्ड कब होने वाले हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2021। मैं तो आपको एग्जैक्ट तारीख बता देता हूं, 25/4/2021 को होने वाले हैं। और ये होने वाले हैं लॉस एंजल्स में, जो कि हॉलीवुड का बॉम्बे माना जाता है। लॉस एंजल्स है उनके एक राज्य कैलिफोर्निया में, और जो कि है अमेरिका में। तो ये है वेन्यू और ये है एग्जैक्ट तारीख। राइट, हाँ दोस्तों, एक बात आपको और बतानी है, ऑस्कर्स अवार्ड को ही एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। जितने नए ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनको ये बात पता नहीं थी, वो अब यहां से ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में अगर एकेडमी अवार्ड्स नाम का क्वेश्चन आया तब भी जवाब यही है। ऑलराइट, और आपके लिए एक और सरप्राइज क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, देखते हैं जरा। हाँ, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तस्वीर, ये है ऑस्कर अवार्ड। आप मुझे कमेंट्स थ्रेड में बताएंगे कि स्टैच्यू में दोनों हाथ में एक हथियार पकड़ा हुआ एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है। इस हथियार का नाम क्या है? ये कौन सा हथियार है जो इसके हाथ में होता है? ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है, आप इसको जरा देखिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेपन जो ऑस्कर अवार्ड के जो मोमेंटो होते हैं उनमें यूज किया जाता है? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Which nation Supreme Court barred workplace discrimination against LGBT community in a historic judgment? कौन से देश ने अपने ऐतिहासिक फैसले में LGBT कम्युनिटी वाले लोगों के प्रति भेदभाव को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है? सही जवाब है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब आप मुझे बताइए ये LGBT मतलब क्या होता है? LGBT का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, जिनमें पुरुष और महिलाओं की तुलना में थोड़े अलग हार्मोन्स होते हैं, उन्हें हम LGBT कहते हैं। और हमें इन लोगों के प्रति बहुत 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 सम्मान रखना चाहिए। भारत में LGBT कानून को मान्यता कब मिली, कोई बता सकता है? मैं बता देता हूं, 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने LGBT मैरिज को भी परमिशन दे दी है। और उसमें आईपीसी का सेक्शन कौन सा इंडिया में लागू होता है? आपको एग्जाम में ये कभी पूछा जा सकता है, सेक्शन 377। सेक्शन 377 के तहत भारत में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। इसको होमोसेक्सुअलिटी का लॉ कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इस लॉ का नाम क्या है, तो दिस इज कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी लॉ। राइट, आंसर देख लें, यस दैट्स यूएस। आगे बढ़ते हैं। Which nation was ranked first on the World Competitiveness Index? World Competitiveness Index में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर फिलहाल कौन है? छोटा सा नन्हा सा देश, भारत के बहुत से लोग यहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं। सही जवाब है सिंगापुर। मानना पड़ेगा, मलेशिया से अलग होने के बाद सिंगापुर ने अपने आप को इतना शानदार बनाया, आज दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भी ये बहुत आगे है और कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एजुकेशन, बिजनेस, हर चीज बहुत बढ़िया फ्लरिश होती है। राइट, आपको पता है इसमें भारत का रैंक कौन सा है? ये सवाल तो आएगा ही आएगा। तो इंडिया का रैंक है इसमें 43rd, बहुत पीछे हैं दोस्तों हम। टोटल इसमें कितने कंट्रीज में ये रैंकिंग निकाली गई थी? 63 कंट्रीज, और 63 कंट्रीज में हम आए हैं 43rd नंबर पे। चाइना हमसे बहुत आगे दोस्तों, 20वें स्थान पर है चाइना। राइट, हाँ, जाते जाते जरा इसमें टॉप 5 कंट्रीज भी आपको बतानी पड़ेंगी, तो टॉप 5 जरा ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स सिंगापुर, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पर है नेदरलैंड्स, जिसको हम द नेदरलैंड्स कहते हैं, और पांचवें नंबर पर है हांगकांग, जिसके नाक में दम करके रखा है चाइना ने। ये है वो
5 देश, राइट, याद रहेगा आपको। भारत को अभी इसमें लंबा सफर तय करना है। आगे चलते हैं। The European Union's antitrust authority has opened cases against which tech giant? सही जवाब है एप्पल। The right answer is option number C, एप्पल। ऑल राइट, एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी बनाई है यूरोपियन यूनियन ने, राइट। यूरोपियन यूनियन में कुल मिला के कितने देश? 27 देश। एक 28वां देश यूके अब चला गया, राइट। और एप्पल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, ये तो सबको पता ही है। ओके, चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। Which bank has decided to completely digitize its lending operation? इनमें से कौन से बैंक ने अपने लेंडिंग का मतलब उस दिन बताया था ना दोस्तों, याद है ना आपको? लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना और बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। तो अपने उधार देने वाले सारे कामों को कंप्लीटली डिजिटाइज कर दिया है। कौन से बैंक ने? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। जाते जाते जरा क्विकली आपको सारे के सारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम बता दूं क्या? आप जरा रिवीजन कर लेना अगर पता है तो। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? संजीव चड्ढा। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव। कैनरा बैंक के कौन है? एल वी प्रभाकर। पूरा नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। और चौथे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता ही होगा, फेमस है ये, रजनीश कुमार, राइट। इस तरह से बैंक के मामले में आपको चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके हेडक्वार्टर्स और उनके टैगलाइन, इतना आपको याद करके रखना होता है। एग्जाम में इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं।